जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। जैसा कि मैंने परसों आप लोगों को अवगत कराया था कि जो मैथ की क्लास है वो आपकी 3 बजे से रेगुलर रहेगी, लेकिन परसों थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होने के कारण मेरी क्लास पूरी तरह से स्थगित हो गई। हालांकि 4 बजे से जो इशू था वो खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा क्लास ले लूँगा, का बच्चे ये कहेंगे कि भाई टाइम टू टाइम क्लास नहीं है, तो कहा आज की क्लास को स्थगित किया जाए। उसके बाद अगले दिन आपकी विधिवत रूप से और विधिवत समय पर आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। और सारी की सारी क्लासें तो आपको कंटिन्यू चल ही रही हैं। और उसमें आपको सबसे पहले जो है प्रदीप सर के माध्यम से आपको स्टैटिक जीके और यूपी जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद खुशी मैम के माध्यम से आपकी रीजनिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जीएस का जो पोर्शन है गव्यांश सर के माध्यम से वो भी कंप्लीट हो रहा है। और हिंदी की तो बात ही क्या कहनी है यार, हिंदी तो शायद ही आप लोगों ने ऐसी पढ़ी होगी जो प्रांजलि मैम के द्वारा पढ़ाई जा रही है। और अब जो क्लास है आपकी वो मैथ की क्लास होगी, ठीक है ना। और मैथ में सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे कि मैथ का जो सिलेबस है वो यूपी पुलिस के लिए सिलेबस क्या क्या है। हमें मंजिल पर दौड़ने से पहले उस मंजिल का रास्ता आना चाहिए कि भाई रास्ता क्या है। तो हमें यूपी पुलिस की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें भाई कौन सा सिलेबस है जिसको कंप्लीट करके लेके जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगा वो आपके सिलेबस पर करूंगा। और सिलेबस के साथ साथ आपका एक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके ले जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करके ले जाएंगे? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके ले जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारी बात होगी भाई सिलेबस के ऊपर होगी। किस पर होगी? सिलेबस के ऊपर होगी। और सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है भाई आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ सिलेबस। सबसे पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के सिलेबस की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। इसमें जो सबसे पहला आपका सिस्टम रहेगा वो सिस्टम रहेगा नंबर सिस्टम को बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। इसमें हम संख्याओं के बारे में सारी की सारी जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा औसत यानी कि एवरेज रहेगा, है ना। एवरेज के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये सारे के सारे चैप्टर हम विदाउट फॉर्मूले यानी कि भाई बेसिक भी और शॉर्ट भी दोनों ही मेथड से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो पोर्शन रहेगा आपका मेरे भाई परसेंट का रहेगा, प्रतिशत, परसेंटेज। और परसेंटेज के बाद अगला जो हमारा चैप्टर चलेगा वो रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। किसका रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट का। और उसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो भाई मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई का रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा दशमलव और भिन्न के ऊपर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन दोनों चैप्टरों से पहले जो हम चैप्टर उठाएंगे मेरे भाई वो हम दशमलव और भिन्न को ही उठाएंगे, उसके बाद इसको ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अपना अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। क्या रहेगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये होता है हमारा अनुपात और समानुपात। उसके बाद में लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। डिस्काउंट यानी कि भाई मेरे बट्टा या छूट, डिस्काउंट। उसके बाद जो चर्चा होगी हमारी कार्य समय और दूरी। मेरे भाई यहाँ पर देखो एक ही में ऐड कर दिया है, बट यहाँ पर जो है हमारा सिस्टम अलग अलग रहेगा। टाइम एंड वर्क को अलग पढ़ेंगे
और टाइम एंड वर्क बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूपी पुलिस के लिए यदि मैथ में देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, और दूसरा है जो टाइम एंड डिस्टेंस है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क को भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा पोर्शन 9वें नंबर का आता है मेरे भाई, वो रहता है आपका मेंसुरेशन। क्या रहता है? मेंसुरेशन। और उसके बाद मेंसुरेशन के बाद जो हम चर्चा करेंगे मेरे भाई, वो रहेगा आपका सारणी और ग्राफ पर। किस पर रहेगा? सारणी और ग्राफ के ऊपर। सारणी और ग्राफ के बाद जो हमारी अगली चर्चा रहेगी मेरे भाई, वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी चैप्टर मिसलेनियस में आएंगे उन सबको मैं विविध में करवाऊंगा, ठीक है ना। और विविध को उठाने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सारणी और ग्राफ का प्रयोग करेंगे, अंकगणितीय संगणनाओं का विश्लेषणात्मक जो कार्य है उसको भी हमें करना है, यानी कि डीआई, ग्राफ और टेबल का प्रयोग जिसको डीआई बोलते हैं, ठीक है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन। के बाद यहाँ पर आपका जो ये सिस्टम है दोबारा से फिर से टाइप हो गया है, तो यानी कि यहाँ पर एक जगह समय और कार्य है और एक जगह पर समय और दूरी है, ठीक है ना। 15वें नंबर पर जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हमारा क्षेत्रमिति रहेगा, ठीक है ना। और क्षेत्रमिति के बाद ये जो चैप्टर है हमारा ऊपर ही मिश्रण को, यानी मिक्सर जो है ऊपर ही इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो लास्ट रहेगा वो रहेगा मिसलेनियस इत्यादि। समझ रहे हो? विविध जो दिया हुआ है, विविध में हम आपको चैप्टर बताएंगे कि कौन से रहेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा भूला भटका रहेगा वो किस में पढ़ेंगे? हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो हमारा किसका रहेगा फिर भाई? ये हमारा मैथ का सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। ये जो है आपका यूपी पुलिस के लिए मैथ का सिलेबस रहेगा। और देखो ये जो सिलेबस है आपके ग्रुप में, जो कि आपको प्रदीप सर ने बताया है कि भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है इस नंबर पर, तो ये है 9639 95 34 21। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग ऑनलाइन क्लास लिख करके सेंड कीजिएगा, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ये सिलेबस आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये सिलेबस कहाँ पर मिलने वाला है? जो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का एक ग्रुप है, जिस बच्चे को ऐड होना है वो ऑनलाइन क्लास लिख करके उसमें ग्रुप इसमें मैसेज करें, तुरंत उसको ऐड किया जाएगा और ये सिलेबस उसको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सिलेबस ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, हिंदी के नोट्स होंगे, डेली के डेली क्लास नोट्स और उसके पीडीएफ्स आपके उसी ग्रुप पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये जो है वो हमारा क्या है? ये हमारा मैथ का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा चैप्टर रहेगा मेरे भाई? उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इसको नंबर सिस्टम को, यानी कि संख्या पद्धति को, संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति को हम बिल्कुल बेसिक जीरो से लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, जीरो से ही लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं बच्चों, स्टार्ट करने से पहले, और बात कौन सी है उसको सुनो। मैं यहां पर ये कहूं, चैप्टर डाल लीजिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। सिस्टम क्या पद्धति? संख्या पद्धति की यदि मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है तुम्हारा नंबर, एक होता है डिजिट। एक होता है नंबर, एक होता है डिजिट। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट, यानी कि नंबर और डिजिट के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। जो नंबर है उसके और डिजिट के बीच में अंतर क्या होता है? सबसे पहले कमेंट के माध्यम से मुझे पहला ही क्वेश्चन बताइए। आप लोग काफी दिन से पढ़ रहे हैं मेरे सभी मित्र, और मित्रों आप लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि देखो क्लास को शेयर भी करो और लाइक भी करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। क्योंकि आज
जो क्लास है बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल जीरो लेवल से है, ठीक है ना। तो चलो, और स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम आपका लगभग लगभग बच्चे 8 से 10 दिन चलेगा, ठीक है ना। 8 से 10 दिन के अंदर हम नंबर सिस्टम को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। चलिए, यहां पर मैंने ये कहा कि भाई नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर को ही तो हम संख्या कहते हैं, बोलो हाँ या ना। नंबर को ही क्या बोलते हैं हम? संख्या। और मेरे भाई यहां पर जो डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? अंक। यदि मैं ये कहूं कि यहां पर संख्या कोई सी लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 96, तो आप क्या कहोगे कि ये जो इसमें नंबर है वो नंबर तो एक है, कितना है? 96। और मैं ये कहूं कि इसमें भाई मेरे डिजिट कितना है, तो डिजिट की आप बात करोगे कि भाई 1 2 2 डिजिट है। कितने हैं? 2 डिजिट हैं। उसके बाद में अगला नंबर लिख दूं कि भाई मेरे यहाँ पर 02, तो इसमें आप क्या कहोगे? यहां पर बताना मुझे इसमें कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, बताइए। कितने नंबर कितने डिजिट हैं? एक नंबर और एक ही डिजिट। तो आपको पता है कि जब किसी भी नंबर के आगे जीरो लग जाए तो वो भाई यहां पर बता दूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट रहेगा और एक ही नंबर रहेगा। समझ रहे हो ना? बात को याद रखना। और इसी चीज को मैं इस तरह से लिख देता मेरे भाई, यहाँ पर आप क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है नंबर है वो एक है, और उसके बाद ये डिजिट की बात करूं तो मेरे भाई 2 है। समझ चुके इस बात को? तो हमेशा याद रखना कि भाई मेरे डिजिट के मिलने से, डिजिट के मिलने से क्या बनता है? नंबर बनता है। समझ रहे हो ना? जब डिजिट 1 2 4 कितने भी डिजिट मिल जाए भाई, एक ये बड़े नंबर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है नंबर और डिजिट में, कि भाई मेरे 2 डिजिट मिलकर के एक नंबर का, 3 डिजिट मिलकर के एक नंबर का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर इनमें यही होता है। अब मैं नंबरों की बात करूंगा कि नंबर भाई किस किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और वो हमारे नंबर्स होते हैं संख्याएं। और संख्याएं कौन सी? पहले आ जाओ, संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे तो लो भाई, सबसे पहले हमारे आती हैं सम संख्याएं, जिनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। नोट करते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। और सम संख्याओं की बात करूंगा, सम संख्याओं की बात करूंगा तो भाई मेरे सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो सम संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर शून्य आता हो तथा 2 से विभाज्य हो, इवन नंबर कहलाते हैं। इकाई अंक जानते हो? यूनिट डिजिट। जैसे मैंने ये कहा कि कोई नंबर है, यहाँ पर 2 जीरो लिख दो, 3 जीरो लिख दो, 4 जीरो लिख दो। भाई मेरे यहाँ पर मैंने ऐसे करके यहाँ पर जीरो लिख दिया, मैंने 38 57 के बाद जीरो लिख दिया। तो यहाँ पर इकाई अंक किसको बोल रहे हैं मेरे भाई? ये इकाई अंक है, और इकाई अंक के स्थान पर क्या आ रहा है? इसमें जीरो आ रहा है। और जब इकाई अंक के स्थान पर जीरो आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर्स हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं। मैं आप लोगों से ये कहूं कि बाई चांस ऐसी संख्या नहीं आए जिसके इकाई अंक के स्थान पर जीरो नहीं हो, तो क्या वो संख्या आपकी सम संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने दूसरी बात ये भी तो कही है कि वो जीरो हो, अन्यथा 2 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। मैं जैसे ये कह दूं मेरे भाई, यहां पर ये लिख दिया मैंने 44 और 22, तो मुझे ये बताओ ये सम संख्या है? 2 से विभाजित होने का नियम, इस जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा संख्याओं के बारे में हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे भाई विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। तो 2 से विभाजित होने का नियम ये है कि मेरे भाई अंतिम एक अंक या 2 से डिवाइड है तो संख्या पूरी 2 से डिवाइड होगी। मैंने ये कह दिया कि भाई ये 2 को उठा करके 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये संख्या कैसी है? भाई मेरे सम है। अंतिम डिजिट कैसा है? 2 से विभाजित हो रहा है। मैं आगे कोई नंबर लिख दूं 3 8 7 6, बताओ ये सम संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर ऐसा नंबर है जो 2 से कैसा हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है। समझ रहे हो ना? 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर कैसा है भाई मेरे? इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या में भाई मैं ये बात कहूं तो सबसे पहली बात यह है कि देखो आप गूगल से सर्च करोगे, कभी भी किसी से भी सर्च करोगे
तो भाई मेरे यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपको देखने के लिए 2 मिलेगा। जो गूगल उत्तर देगा वो 2 देगा, और उसके बाद और भी बात ये कहेगा तो जीरो की ये कहता है कि जीरो ना तो सम है और ना ही विषम है। लेकिन हमने इस पर अध्ययन किया और इस पर गहन अध्ययन करने के बाद इसको सिद्ध कर दिया कि मेरे भाई सबसे छोटी सम संख्या है तो वो जीरो है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? जीरो है। यदि ऑप्शन में जीरो है तो उसको टिक करना है, यदि ऑप्शन में जीरो नहीं होगा तो आप 2 को टिक करना, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में जीरो है तो पहले वरीयता आप 0 को देंगे, ठीक है। किसी भी सम संख्या को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है भाई मेरे, सामान्य फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका सामान्य फॉर्मूला 2n प्लस 2 2n प्लस 4, ठीक है ना। कभी भी आप किसी भी सम संख्या को निकालते हो तो यहां से निकलती है। n की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं और पहली सम संख्या निकालूंगा तो भाई मेरे 2 इंटू 1 2, और उसके बाद 2 इंटू भाई मेरे दूसरी निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई 4 होगी, और 2 इंटू अगली निकालनी है तो भाई मेरे कितना करना पड़ेगा, क्या हो गया, एक मिनट रुको। देखो इधर, कभी भी मैं सम संख्याओं को निकालता हूं तो सम संख्या 2 4 6 8 10 उसके बाद 12 डॉट 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 इसी सीक्वेंस में तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब इनके फॉर्मूले की बात करूंगा भाई मेरे, इनके फॉर्मूले की जो बात करेंगे वो क्या होगा, एक तो होगा 2n होगा, और एक होगा भाई मेरे 2n प्लस 2 होगा, और उसके बाद आगे देखेंगे भाई मेरे 2n प्लस 4। यदि यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूं सब में, n बराबर कितना रख दूं 1, तो ये 2 इंटू 1, ये कितना होगा 2, और यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा भाई मेरे 4, यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। भाई मेरे ये कितना हो गया 2 4 6, ऐसे ही करके आगे चलूंगा तो ये इसके क्या होंगे, सारे के सारे जनरल फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो इस बात को। ये सारे के सारे जो नंबर है भाई मेरे कैसे हैं, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। जैसे कि आपको दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 12, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। अगली जो नंबर की मैं बात करूंगा मेरे भाई वो है आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो भाई मेरे जो सम संख्याएं हैं उसके जस्ट जो विपरीत नंबर हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, विषम होंगे। विषम कौन से होंगे, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं तथा जिनके इकाई अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 ये अंक आएंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे, यानी कि विषम संख्याएं होंगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं तो 1 3 5 7 9 11 ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ऑड नंबर हैं, ठीक है ना। आगे यदि हम चर्चा करेंगे तो भाई मेरे आगे की जो चर्चा है यहाँ पर इनका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, जैसे इवन नंबर्स का होता था वैसे ही इनका भी होता है, ठीक है ना, वैसे ही इनका भी होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5, ठीक है ना, ये क्या है इनका जनरल फॉर्मूला है। अब भाई मेरे यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गई है, इसके लिए आप टेंशन ना लें। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, और दिखाई क्या दे रहा है भाई मेरे, विषम प्लस माइनस सम बराबर विषम। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप कोई भी विषम संख्या लोगे, मैंने कहा यहाँ पर 3 विषम ले लो और प्लस उसके साथ में क्या कर दो, सम संख्या को ऐड कर दो, तो जो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली संख्या है वो कैसी प्राप्त होगी, विषम होगी। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने कहा यहाँ पर 7 ले लो और यहाँ पर 4 ले लो, 7 और 4 कितना होता है भाई मेरे, क्या प्राप्त हो रहा है, विषम। ये तो प्लस वाला केस हो गया। मैं यदि माइनस वाले केस की बात करूंगा तो क्या होगा, तो माइनस वाले में भी देखो भाई मेरे, यहां पर मैंने ले लिया 7 और इसमें से माइनस कर दिया 2, मुझे कितना प्राप्त हुआ, यहां पर मैं इतना ही क्यों ले रहा हूं, 11 ले लेता हूं और यहां -6 कर देता हूं तो भी मुझे कितना प्राप्त हो रहा है 5। भाई मेरे चाहे मैं विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ दूं या सम संख्या को माइनस कर दूं तो भी मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है ना। चाहे विषम में सम को ऐड कर दो चाहे उसमें से माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, आपको हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक ऑड नंबर प्राप्त होगा, ठीक है ना। भाई मेरे यहाँ सम को सम के साथ में यदि ऐड कर दिया जाए या घटा दिया जाए तो आपको हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे,
मैंने ये कहा कि भाई 2 में 4 को ऐड कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मैंने कहा यहां पर देखना 10 में यदि मैं 8 को ऐड कर दूं तो भी मुझे सम मिलेगा, है ना। और इसके बाद क्या मैं माइनस करके भी देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकता हूं। मैंने ये कहा कि भाई मेरे यहाँ 10 है और 10 में से मैं यदि यहाँ पर 6 माइनस कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 4, जो कि कैसा है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। भाई मेरे जब मैं किसी सम संख्या में सम संख्या को ऐड कर दूं तो वहां पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो सम संख्या होगी। यदि किसी सम संख्या में से सम संख्या को माइनस कर दूं, यानी इवन नंबर्स में से इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो वहां पर जो यानी प्राप्त होने वाला नंबर है वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है ना, यानी कि सम संख्या होगी। उसके बाद अगला नंबर है मेरा विषम के साथ में विषम ऐड कर दूं तो भाई मेरे यहाँ पर सम प्राप्त होगा। जैसे मैंने ये कहा कि भाई मेरे यहाँ देखना, मैं यदि यहाँ 3 के साथ में 7 ऐड करता हूं तो ये बताओ 10 प्राप्त हो रही है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, और ये प्राप्त कैसी हो गई, सम प्राप्त हो गई। मुझे अगले नंबर को बताना भाई मेरे यही जरूरी नहीं है, क्या मैं 7 में से 3 को माइनस कर दूं तो ये मुझे 4 प्राप्त हो रहा है, ये भी कैसा है, समय। इन्हीं नंबरों पर नहीं, आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी नंबर उठा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर आप लोग इस बात को विशेष करके ध्यान में रखना कि जब विषम में से विषम को जोड़ा या घटाया जाता है तो वहां पर सम संख्या प्राप्त होती है, इवन नंबर प्राप्त होता है। बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना भी आपका इवन नंबर और ऑड नंबर का निचोड़ है वो सारा का सारा इतना ही है। यदि क्वेश्चन इन संख्याओं में से बन रहा है इन दोनों में से तो यहीं तक बनेगा, यहां से आगे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ऑड नंबर और इवन नंबर में, ठीक है ना। घातक फिजिकल एकेडमी, गुड आफ्टरनून विमल। चलो अगला जो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं जिसको। नेचुरल नंबर क्या है, सचिन यूपीपी राधे राधे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बच्चा बात करेंगे तो मेरे भाई देखो बेस संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के, यानी कि 1 से लेख शुरू करते हैं और ये अनंत तक जाती हैं, 1 से शुरू होकर के अनंत तक के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। भाई मेरे 1 से शुरू होकर अनंत तक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, जीरो को छोड़ करके अनंत तक, यानी भाई मेरे एन तक। और एन आप जानते हो हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना। भाई मेरे एक मिनट, यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये मिस्टेक में टाइप हुआ है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 आगे ऐसे ही, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में आगे चले जाइए, आपको सारे के सारे नंबर ये कैसे होंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर को देखो एक बार ये टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि बताओ इन्हें जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको अदर किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई इन्हीं नंबरों को हम हिंदू अरबिक संख्याएं यानी हिंदू अरबी संख्याओं के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हो ना। इन्हीं संख्याओं को हम किसके नाम से भी जानते हैं, हिंदू अरबी संख्याओं के नाम से, यानी हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। जीरो को छोड़ करके आगे आने वाले सभी नंबर्स। अब आएंगे होल नंबर, यानी कि भाई मेरे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं में हम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे करके चले जाओ 5 6 7, इनमें जीरो भी शामिल हो जाता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई मेरे इसमें बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी कौन सी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 से लेकर के अनंत, वो सॉरी 0 से लेकर अनंत तक के समुच्चय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, होल नंबर, यानी कि भाई पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इनको बोलते हैं भाई मेरे अगला नंबर है हमारा परफेक्ट नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को थोड़ा सा समझ लो मेरे भाई। किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालते समय में एक कंप्लीट नंबर प्राप्त होता है, यानी कि एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है जिसका रूट निकालने पर हमें एक कंप्लीट नंबर प्राप्त होता है। जैसे जैसे मैंने ये कहा कि यदि 4 के ऊपर ये रूट लगा दिया जाए तो मुझे यहाँ पर कंप्लीट नंबर 2 प्राप्त हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये 4 क्या है,
4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने कहा भाई 16 के ऊपर यदि मैं रूट लगा दूं तो यहाँ पर मुझे 4 प्राप्त होगा। तो ये बताओ ये 16 क्या है? ये भाई मेरे क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ रहे हो ना? तो यानी कि वे संख्याएं जिनका स्क्वायर निकालने पर एक कंप्लीट नंबर आता है। समझ रहे हो ना? जिनका स्क्वायर निकालने पर या स्क्वायर रूट निकालने पर एक कंप्लीट नंबर आता है। जैसे जैसे मैं कहूं एक स्क्वायर भाई मेरे पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि एक का स्क्वायर कितना रहता है? एक। भाई मेरे 4 भी किसी का वर्ग है, किसका है? 2 का। आगे देखो 9, आगे देखो 16, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये कहीं किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती हैं। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि भाई मेरे परफेक्ट जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि भाई किसी ना किसी संख्या का वर्ग होते हैं, जिनका रूट निकालने पर एक कंप्लीट नंबर प्राप्त होता है। उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? उन्हीं संख्याओं को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। उसके बाद अगला नंबर है भाई मेरे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को आपको ध्यान से समझना है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। क्या कहलाती हैं भाई मेरे? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ रहे हो ना? द नंबर विच हैव नो मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते, और नो लेस देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से कम भी फैक्टर नहीं होते। केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं भाई मेरे? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है ना? जब यहां देखेंगे तो मुझे ये बताओ, मैं ये कहूं क्या 2 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि भाई इसके जब मैंने फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर की बात छोड़िए, मैं इस नंबर को यहीं पर क्लोज करता हूं। पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई मेरे, यहां डिफरेंस बताना, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस बताओ। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने नंबर और डिजिट में डिफरेंस पूछा है, वैसे ही आपको डिफरेंस पूछ रहा हूं किसमें? फैक्टर और मल्टीपल में। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल बताओ, कौन बताएगा? बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गलत ही आंसर दे रहे हैं। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि हमेशा याद रखना, मल्टीपल उस नंबर से बड़ा होता है जिस नंबर का हम निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 का मल्टीपल बताइए, तो 2 का मल्टीपल कभी 1 नहीं हो सकता। 2 का मल्टीपल भाई मेरे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह से आगे चले जाएंगे। मल्टीपल हमेशा उस नंबर से बड़ा होता है जिसका हम निकालते हैं, जिसका हमें पूछा जाता है, जिसका फाइंड करते हैं। और जो फैक्टर होता है हमेशा उस नंबर से छोटा होता है जिस नंबर का पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा भाई मेरे यहाँ 6 का फैक्टर निकालना है, तो आप ये कहोगे 6 के फैक्टर के लिए 1 × 6, दूसरा होगा 2 × 3। मुझे ये बताओ क्या इसमें आपको ऐसा नंबर दिखाई दिया जो 6 से बड़ा नंबर हो? या तो 6 हो सकता है, वो नंबर स्वयं हो सकता है, या फिर उस नंबर से सारे के सारे कैसे होंगे? छोटे, स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। और जिसमें हम मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल हम भाई मेरे सबसे बड़े नंबर होते हैं, जिस नंबर का पूछा जाता है उससे बड़े नंबर होते हैं। ठीक है ना? यही अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर इनमें यही है, और मेन बात भी इनकी यही है। ठीक है? तो इस बात को नोट कर लेना, आगे से कभी भूलना नहीं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर फैक्टर्स की। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूंगा। और फैक्टर की बात करेंगे मेरे भाई, तो मुझे ये बताओ 2 के फैक्टर 1 हो जाएगा और उसके बाद 2 हो जाएगा। 3 के फैक्टर की बात करूंगा तो भाई मेरे 1 होगा, 3 होगा। उसके बाद में 5 के फैक्टर की बात करूंगा तो आप ये कहेंगे 1 होगा, 5 होगा। मैं ये कहूंगा भाई मेरे 6, और 6 की बात करूंगा तो मेरे भाई 1 होगा, 2 होगा, और उसके बाद 3 भी होगा, और उसके बाद 6 भी होगा। तो मुझे ये बताना क्या ये 6 इस वाली कैटेगरी में शामिल हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके तो केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर होते हैं तो भाई इसके तो 1 2 3 4 हो गए। और जब 4 हो गए तो इसी चीज को मैं यहाँ पर कर दूंगा फिनिश। और यहाँ देखो इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। अब मुझे यहाँ पर एक सबसे छोटा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो यही है कि सबसे स्मॉलेस्ट आपको क्या बताना है भाई मेरे? प्राइम नंबर बताना है। बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर। आप ये कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ प्राइम नंबर सबसे छोटा 1 आने वाला है, तो 1 को तो मैं ये कहता हूं कि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि भाई इसके तो 2 गुणनखंड है ही नहीं। ये तो 1 अपने आप में 1 ही है, दूसरा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। और मैंने ये बताया है अभाज्य संख्याओं में हमेशा ना तो 2 से कम होते हैं और ना ही 2 से
अधिक होते हैं। तो भाई मेरे एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, 2, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है मेरे भाई 2 है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रख करके ऐड कर लेना और नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ में। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 2 है, ठीक है ना। चलिए आगे की क्लास में देखते हैं भाई यहाँ पर, और यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बताओ मुझे। यहाँ पर जो 1 से लेकर के 100 तक जो संख्याएं होती हैं अभाज्य वो टोटल होती हैं 25 यानी 25। यदि मैं 1 से लेकर 50 तक की बात करूं तो केवल और केवल 15 होती हैं, और 50 से 100 तक की बात करूं तो भाई मेरे 10 होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो भाई मेरे याद करके बैठने होंगे। पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको अभी याद है ना 25। बाई चांस ये पूछ ले 1 से लेकर 50 तक बताइए कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15, और 50 से 100 तक बताइए कितनी है, तो 10। बस पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, यहां से आगे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैं उन सारे के सारी चीजों को कंप्लीट करके लेके आया हूं जो एग्जाम में ज्यादातर आने के चांस रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने स्पेशल नोट पॉइंट में ये भी लिखवा दिया है कि एक प्राइम नंबर नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता, तो इसका स्पष्टीकरण भी मैं आपको दिया हूं, और इसका स्पष्टीकरण है वो है मेरे भाई के इसके दो गुणनखंड के दो गुणनखंड नहीं होते, के दो गुणनखंड नहीं होते हैं। किसके, एक के। एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है जो कि आपको दिखाई देता है एक, इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये कैसा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा है, तो भाई मेरे 2 है। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर -2 मन समझना, ये डैश लगा हुआ है, 2 है 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई मेरे भाज्य संख्याएं, जिनको बोलते हैं हम कंपोसाइट नंबर, ठीक है ना। और भाज्य संख्याएं तुम जानते हो कि इनके भाई 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। 2 से अधिक गुणनखंड, वे नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई मेरे, कंपोसाइट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे जैसे मैं ये कहूं भाई मुझे ये बताओ 2 भाज्य संख्या है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके तो 2 ही फैक्टर हैं। मुझे बताना 3 है, नहीं है। भाई मेरे 4 है, बिल्कुल है। 4 के लिए आप क्या कहोगे, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, तो ठीक है। तो इसके भाई देखो 3 फैक्टर हो गए, और 3 हो गए तो ये कैसे हैं, 2 से अधिक हैं, और 2 से अधिक हैं तो ये 4 कैसी है, अभाज्य है, वो सॉरी भाज्य है। और लेकिन ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों अभाज्य हैं, ये भाज्य की कैटेगरी में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हैं भाई मेरे, 2 फैक्टर हैं। लेकिन भाज्य संख्या ये कहती है कि मेरे श्रेणी में वही संख्या, वही नंबर काउंट होगा जो 2 से अधिक फैक्टर लेके आएगा। तो एक तो 4 हो गया, 4 के बाद आगे बताना 5 होगा, नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ETC। ये जो इसमें जो सारे नंबर हैं वो किसमें शामिल होंगे भाई मेरे भाज्य संख्याओं में। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये बताओ कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी होगी। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है भाई मेरे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। आप ये बताओ 0 तो प्रत्येक नंबर से डिवाइड होता है ना, तो फिर 0 को हम इस वाली कैटेगरी में क्यों नहीं रख रहे। 0 जब प्रत्येक नंबर से डिवाइड होता है भाई मेरे, तो 0 को इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है, कोई बताएगा कमेंट के माध्यम से। तो आपको पता है कि 0 के भाई गुणनखंड की बात आ रही है, यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, बस यही स्पष्टीकरण है इसका, ठीक है ना। ये हमें भाज्य से मतलब नहीं है कि हमें गुणनखंड यानी कि भाई फैक्टर से भी मतलब है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो भाई मेरे कितनी है, 4 है, ठीक है। आपको ये जो PDF है आपके उसमें ग्रुप में मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे हम कोप्राइम नंबर पर, सह अभाज्य संख्याएं पर आएंगे, सह अभाज्य संख्याओं पर। और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो उनको समझ लो भाई मेरे। सह अभाज्य संख्याएं ऐसे 2 संख्याएं या ऐसे 2 नंबर जिनका मासापा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, 1 होता है। इनका मासापा कितना होता है, 1 होता है। उन सारे के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, कोप्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं।
और सह अभाज्य संख्याएं कैसे, यानी कि साथ ही साथ अभाज्य भी हों, और अभाज्य हो तो मुझे ये बताना 2 और 3 ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य हैं। और जब अभाज्य हैं तो इनके बीच का HCF देखना बच्चे, HCF कितना है, तो आप इनका जब भी HCF निकालते हो तो 1 होगा। तो यानी कि वे संख्याएं जो अभाज्य होती हैं और अभाज्य होने के साथ साथ इनके बीच का HCF जो होता है वो कितना होना चाहिए भाई मेरे, 1 होना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर किस में आएंगे, तो प्राइम नंबर यानी कि भाई मेरे सह अभाज्य संख्याओं में ऐड होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मुझे ये बताओ 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है? आपको दिखाई दे रहा है ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और इन दोनों के बीच का HCF भी कितना है, इनके बीच का HCF भी बेटा 1 है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो अगले नंबर पर जब हम चर्चा करेंगे तो अगला नंबर डालेंगे भाई मेरे, चलो यहां पर हमने किसको, को प्राइम नंबर के बारे में बात कर रही, हाँ को प्राइम नंबर तक हमने बात कर ली। ठीक है ना, अब यहां से आगे जो है मैं आपको लिख करके करवाऊंगा। ठीक है, लिखो आपेक्षिक सहअभाज्य संख्याएं, हेडिंग डालो आपेक्षिक सहअभाज्य संख्या। आपेक्षिक सहअभाज्य संख्या, आपेक्षिक सहअभाज्य संख्याएं, लिखो इनको नोट करके, डाल लो हेडिंग। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी सहअभाज्य संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्याओं में एक बात याद रखना कि जैसे मैं ये 3 और 5 कर रहा था, इनके बीच में ये देखते थे कि भाई मेरे ये अभाज्य है, उन नंबरों में ये अभाज्य हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनका HCF कितना होना चाहिए था, उनका HCF 1 होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ आपेक्षिक सहअभाज्य की बात करते हैं तो आपेक्षिक सहअभाज्य में देखो दोनों ही नंबरों का, लिखो मेरे साथ, दोनों ही संख्याओं का, संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य है तथा तथा दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। उस वाले में भाई मेरे दो जो नंबर हैं वो आपके अभाज्य हो या ना हो, लेकिन HCF 1 हो चलेगा, लेकिन इसमें दोनों ही नंबर अभाज्य होने ही होने चाहिए, और उसके बाद उन अभाज्य संख्याओं का भाई मेरे HCF भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या कहलाएंगे, आपेक्षिक, आपेक्षिक सहअभाज्य संख्या। ठीक है ना, आपेक्षिक सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती। ठीक है ना, तो इनमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सहअभाज्य संख्याओं और आपेक्षिक सहअभाज्य संख्याओं में ये मिलती जुलती हुई हैं। ठीक है ना, तो इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इन्हें ध्यान से करना है, नोट कर लो और अगले नंबर पर पहुंच जाओ। अगला डालो पूर्णकालिक संख्याएं, पूर्णकालिक संख्याएं, पूर्णकालिक संख्याएं, देखो वे संख्याएं, वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके
वे संख्याएं जिनके गुणन खंडों का योगफल उस संख्या से दोगुना होता है, दोगुना होता है इसके गुणनखंड का योग करते हैं, योग करते हैं। समझ रहे हो? पूर्णकालिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग भाई मेरे उन संख्याओं से दोगुना होता है जिनका हम क्या करते हैं भाई, योगफल करते हैं, जिनके गुणनखंडों का। ठीक है, जैसे जैसे यदि मैं बात करूं तो भाई मेरे जैसे में ये है, देखिए यदि मैं 1 से लेकर के 10 के बीच में बात करता हूं तो एक ही संख्या होती है, और वो कौन सी होती है आपकी, ओनली 6। और 6 को आप पूर्णकालिक संख्या कैसे कहोगे, तो 6 के फैक्टर काटिए, और 6 के फैक्टर काटेंगे तो भाई मेरे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और उसके बाद 6 होगा। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और इन सारे के सारे फैक्टर्स को यदि मैं ऐड करता हूं तो इनका योग कितना हो रहा है भाई मेरे 12 हो रहा है या नहीं हो रहा, देखना। इनका जब योग किया मेरे भाई, जब तो मैंने कहा कि ये तो 12 हो गया, और ये 12 हो रहा है तो भाई मेरे ये संख्या से कैसा है, दोगुना है। ये कैसी संख्या होगी, ये पूर्णकालिक संख्या होगी। कैसी होगी, पूर्णकालिक संख्या होगी। ठीक है ना। दूसरी मैं बात कहूं कि भाई मेरे मुझे 10 से लेकर 100 के बीच में बताइए, तो आप ये कहेंगे 10 से लेकर के 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तो मिलेगी, और वो मिलेगी आपको 28। 28 बताइए, 28 पूर्णकालिक संख्या है, तो आप 28 के फैक्टर काटिए, और 28 के फैक्टर काटेंगे तो आप 1 2, उसके बाद ये 4 7, और उसके बाद 14, और उसके बाद 28 से भी कटती है ये भाई मेरे 28। इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड करना, तो जब भी आप ऐड करोगे तो इनका योग देखो भाई मेरे 56 होना चाहिए, तो ये कैसी है, पूर्णकालिक संख्या है। तो भाई मेरे ये 14 7 21, 21 और ये 4 25, 26 27 28, और 28 दूनी कितना हो गया 56। इन सारे नंबरों का योग है भाई मेरे 56 हो गया, और 56 हो गया तो ये कहीं ना कहीं 28 का कैसा है, दोगुना है। तो मुझे बताओ पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग हमेशा उस संख्या से दोगुना होता है जिसके हम फैक्टर निकालते हैं या गुणनखंडों का योग करते हैं। ठीक है ना। तो मुझे अब HW में लिख लो, HW में क्या लिखना है आपको, तो भाई मेरे HW में मुझे लिख के बताओ 100 से लेकर के 1000 के बीच में कौन सी निकल के आएगी। और उसके बाद दूसरा HW में क्वेश्चन ये है कि 1000 से लेकर के 10,000 के बीच में कौन सी पूर्णकालिक संख्या होंगी, लेकिन होंगी दोनों के बीच में एक ही एक। ठीक है ना। और ये भी बता रहा हूं कि भाई मेरे 1 से लेकर के 10,000 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 ही पूर्णकालिक संख्याएं हैं। नोट कर लो इस बात को, नोट नोट करो इस बात को। देखो 1 से लेकर 10,000 तक केवल केवल 4 ही पूर्णकालिक संख्याएं हैं, कालिक संख्याएं हैं। और भाई मेरे दो तो मैंने बता दी, दो तुम्हारे लिए छोड़ दी HW में, आप सर्च करके लेके आओगे और मुझे बताओगे। ठीक है ना। और उसके बाद जो अगला आपका है उसे लिखिए, लिखो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। भाई मेरे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्या होती हैं आपके P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। देखो वे संख्याएं जो P/Q, भाई मेरे यहाँ लिखने ना Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में
लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं या प्राइम नंबर, ठीक है ना। परमेय, वो प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, परमेय क्या है कहलाती हैं। और भाई मेरे एक अगला नंबर है, जैसे यहाँ पर लिख लो, इसको मैं लिख दूं भाई कि 3/2 है ना, 7/3 है, ये सारे के सारे 3/, के बाद यहाँ पर देखो अगला रहेगा तुम्हारा 11/13 है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, P/Q के रूप में है। तो ये कैसे रहेंगे आपके, परमेय संख्या रहेंगी, है ना। लेकिन भाई मेरे एक और बात सुन लो कि 22/7 है ना, ये तुम्हारी परमेय संख्या है, लेकिन मैंने 22/7 ढूंढ कर क्यों लिखी है, इसलिए लिखी है कि ये आपने देखा होगा कि ये पाई का मान होता है, और पाई का मान होता है, बट यहाँ पर पाई जो होती है वो परमेय नहीं होती है, तो लिख दो पाई का जो मान होता है, नोट पॉइंट करके लिखो, देखो पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय क्या है ना, पाई कैसी है, अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है वो कैसा है भाई मेरे, परमेय है, ठीक है ना, 22/7। समझिएगा इस बात को। अब एक लास्ट संख्या लिख लो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या कहती है, अपरमेय संख्या जो कहती है मेरे भाई, वो ये कहती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, वे संख्याएं, वे संख्या जो P/Q के रूप में की जा सकती, लिखी जा सकती, कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती, ठीक है। जैसे जैसे की बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरे 3, ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ रूट में कितना 0.2, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो नंबर होंगे इसी कर दो, ये कैसे होंगे, अपरमेय संख्याएं होंगी, ठीक है ना। अब रह गई आपकी वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को आप सब लोग जानते हो, यानी कि रियल नंबर बेस संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये दोनों ही नंबर जो हैं आप अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। और वैसे तो आपका जो नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग है वो यहाँ से संख्याओं के बारे में जानकारी दी है मैंने। कल का जो सिस्टम रहेगा वो आपका रहेगा भाज्यता के नियम, ठीक है ना। क्या रहेगा चैप्टर, कल का जो चैप्टर रहेगा भाई मेरे वो रहेगा भाज्यता के नियम, के नियम, है ना, विभाज्यता के नियम। और ये हम कब पढ़ेंगे, तो आज तारीख कितनी है 25 ना, 26/4/2023 को, और जो टाइम होगा वो भाई मेरे 3 PM से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो आप सब लोग जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जितना भी आपका PDF है आपको जो रॉयल फिजिकल एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको लिख करके सेंड करना है, आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और सुझाव देने के लिए उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सुझाव भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करूंगा, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर दोपहर 3 बजे। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।